नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए कहते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। पहली खबर की अगर बात करते हैं तो वारी है रोहतांग सुरंग को लेकर। भारतीय सेना अब मनाली होते हुए कुछ ही घंटों में करगिल और लेह तक पहुंच पाएगी। 8.8 किलोमीटर लंबी अटल रोहतांग सुरंग न केवल सरहद को 46 किलोमीटर नजदीक लाई है, बल्कि इसने 6 महीने में दुनिया से कटे रहने वाले जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के लोगों को भी राहत दे दी है। लेह लद्दाख में देश के सैनिकों को आसानी से पहुंचाने और रसद पहुंचाने के लिए बनाई जा रही अटल रोहतांग सुरंग का कार्य अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। पीर पंजाल की पहाड़ियों में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही इस आधुनिक एवं महत्वपूर्ण सुरंग का रोड वर्क लगभग पूरा कर लिया गया है। इन दिनों वेंटिलेशन और बिजली पर काम चल रहा है। साथ ही नॉर्थ पोर्टल में बनने वाले भवन के निर्माण कार्य में भी गति पकड़ ली गई है। सीमा सड़क संगठन ने इस प्रोजेक्ट पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की थी, लेकिन बीआरओ 3500 करोड़ में से पूरा कर रहा है। अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है भारतीय सेना और चीन को लेकर। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी ने कहा है कि चीन की सीमा पर हालात काबू में है। पड़ोसी देश चीन द्वारा पिछले 1 महीने से लद्दाख क्षेत्र पर बढ़ाई जा रही सक्रियता के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के साथ कई स्तर पर वार्ता भी चल रही है, जिसकी शुरुआत कमांडर लेवल से हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बातचीत के बाद सेनाओं के बीच तनाव बहुत कम हो गया है और बातचीत के जरिए हम मतभेदों को भी सुलझा लेंगे। अभी हाल ही में भारतीय सैन्य अकादमी में यानी कि IMA में आयोजित पासिंग आउट परेड में शिरकत करने पहुंचे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी ने कहा कि चीन से सटी उत्तराखंड की सीमा पर भी स्थिति सामान्य है। सेना के जवान हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने नेपाल के बारे में कहा कि नेपाल से हमारे संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं। लिपुलेख व आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ोसी देश नेपाल द्वारा किए जा रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ हमारा संबंध बिल्कुल खराब नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच सदियों से भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और साथ ही धार्मिक संबंध भी है। यही नहीं, भारत और नेपाल के बीच लोगों में आपसी रिश्तेदारी भी है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना को आज 333 युवा ऑफिसर मिले हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसमें 90 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख और अन्य कई क्षेत्रों जैसे कि सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की समग्र सैन्य तैनातियों की समीक्षा की है। इस बीच भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा गतिरोध को सुलझाने के लिए मेजर जनरल स्तर की एक और दौर की वार्ता भी हुई है। उच्च स्तरीय बैठक के दौरान रक्षा मंत्री को सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने द्वारा पूर्वी लद्दाख में स्थिति पर विस्तृत जानकारी भी दी गई है। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी भी शामिल थे। साथ ही गलवान घाटी, पैंगोंग, दमचौक और दौलत बेग ओल्डी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 5 सप्ताह से अधिक समय से गतिरोध जारी है। दोनों पक्षों ने गतिरोध के बाद ही उत्तरी सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में LAC के साथ अतिरिक्त सैनिकों की तैनातगी की है। ये समझा जाता है कि राजनाथ ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को पूर्वी लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में स्थिति दृढ़ता से निपटने के लिए कहा है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपने रक्षा खर्च को 12% बढ़ाकर 5,98,000 करोड़ रुपए कर दिया है, लेकिन ये भारत के डिफेंस बजट के मुकाबले सिर्फ 13% है। लेकिन इससे दोस्तों भारत की टेंशन बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा कंगाल देश अपने बजट में बढ़ोतरी कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने 2020-2021 के लिए बजट पेश किया। कुल बजट 7,140 अरब पाकिस्तानी रुपए है। रक्षा बजट 12% से बढ़ाकर 1,300 अरब पाकिस्तानी रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि वहीं पाकिस्तान का कहना है कि कोरोना की वजह से हमने बजट बहुत कम कर दिया है। उनके मुताबिक हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को जल्द ही पटरी पर लेके आएंगे। पाकिस्तान के रक्षा बजट में सबसे ज्यादा फायदा सेना को मिला है। इस साल रक्षा बजट 12% जो बढ़ाया गया है वो पिछले साल यानी कि 2019 से 2020 के बजट से 4.5% ज्यादा है। वहीं अगर बात करते हैं भारत के रक्षा बजट की, तो भारत ने 2020 से 2021 में अपने रक्षा बजट को 6% बढ़ाकर 3.37 लाख करोड़ रुपए कर दिया था। इसमें अगर पेंशन की राशि जोड़ दी जाए तो ये कुल बजट 4.7 लाख करोड़ का है। इनमें से 1.13 लाख करोड़ रुपए नए हथियार, एयरक्राफ्ट और युद्धपोत खरीदने के लिए खर्च किए जाएंगे। पेंशन का खर्च बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान से हमारा बजट तो ज्यादा ही है, लेकिन आपको यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आखिर पाकिस्तान के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है और किस तरीके से वो अपने हथियारों पर इनका खर्च करता है। आपका क्या कहना, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी वायुसेना ने पिछले महीने एक और सैप 2000 एरियाई अवाक्स विमान की डिलीवरी दी है, जो कि चौथे साफ 2000 एरियाई अवाक्स
विमान है। आपको बता दें कि 7 साप 2000 एरी अवाक्स विमान और 4 शेनाक्सी ZK-03 काराकोरम ईगल एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का पाकिस्तान के पास बेड़ा है, जो कि भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास कुल 11 एयरबोर्न आई हैं, जबकि भारत के पास अभी भी यानी कि भारतीय एयरफोर्स के पास अभी भी 5 ही बेड़े हैं। इंडियन एयरफोर्स ने 2 DRDO विकसित एम्ब्रर माउंटेड नेत्रा अवाक्स और 3 फाल्कन अवाक्स IL-76 विमान पर लगाए हैं। इंडियन एयरफोर्स की योजना इल्यूजन 76 विमान पर लगे 2 फाल्कन अवाक्स को शामिल करने की है और अगले 10 सालों में DRDO की नेत्रा तकनीक पर आधारित 6 एयरबस A330 अवाक्स को रोटोडम 360 डिग्री कवरेज और 5 295 नेत्रा अवाक्स के साथ खरीदने की योजना है, जो कि डिग्री कवरेज बीम रडार है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के थिंक टैंकों का कहना है कि भारत को 2 फ्रंट युद्ध के लिए कम से कम 20 अवाक्स होने की जरूरत है और इनमें मिक्स बेड़े भी शामिल हो सकते हैं और निगरानी उड़ान और शांति के समय इन बेड़ों की उपलब्धता काफी जरूरी है, लेकिन खरीद की धीमी गति की वजह से बाधा आ रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि नेत्रा और अवाक्स दोनों भारत के कार्यक्रमों के लिए प्लेटफॉर्म की तेजी से ट्रैकिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पर भारत से आगे है पाकिस्तान अपने अवाक्स विमानों को लेकर, लेकिन यहाँ पर भारत इस वक्त काफी पीछे है। भारत से काफी ज्यादा अवाक्स का आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से भारत के 2 फ्रंट्स वार पे भारत ने लड़ना है तो 20 से ज़्यादा ही अवाक्स की प्लेटफॉर्मों की ज़रूरत होगी, यानी कि अब भारत को यहाँ पर तेज़ी से अपनी खरीद प्रक्रिया को और स्वदेशीकरण को साथ ही साथ स्वदेशीकरण को भी मैं कह रहा हूँ, जो DRDO नेत्रा बना रहा है उसको भी साथ के साथ चलाना होगा ताकि समय पर डिलीवरी हो सके इन अवाक्स विमानों की। दोस्तों यहाँ पर अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है कि 203 असॉल्ट राइफलों को लेकर रक्षा मंत्रालय के द्वारा परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक लागत समिति गठित करके 6.7 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण के लिए अमेठी राइफल कारखाना शुरू करने पर गतिरोध का समाधान होने की संभावना नजर आ रही है। 4300 करोड़ की परियोजना के लिए जो मूल्य बोली प्रस्तुत की गई है और समिति को सहमत मूल्य के लिए 2 महीने का समय दे दिया गया है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि ये परियोजना 1 साल से अधिक समय से रुकी हुई है क्योंकि रूसी साझेदार क्लाशनिकोव और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक उचित मूल्य निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर लागत समिति योजना के अनुसार काम करती है तो रूस और भारत के बीच जो योजनाबद्ध द्विपक्षीय सम्मेलन है उससे पहले इस कारखाने को इसी साल अक्टूबर तक कमीशन मिल सकता है। पिछले साल जनवरी में एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से इस परियोजना को हाई प्रायोरिटी दी गई थी, जबकि इसके लिए बोली का प्रस्तुत करना 2019 से ही निर्धारित किया गया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 2019 तक 3 से 4 एक्सटेंशन मांगे थे एक निर्धारित लागत बताने के लिए। बाद में इसके बाद फिर DAC को बीच में आना पड़ा और DAC ने अपनी तरफ से एक मूल्य रखा जिससे इस राइफल की कीमत में कमी आएगी। आपको बता दें कि शुरुआती 1.2 लाख राइफलों के निर्माण और 70,000 राइफलों के लिए एक अलग से प्रपोजल मांगा गया था, जिनमें कि 100% भारतीय उपकरण लगने थे, यानी कि कंपोनेंट्स जो थे वो भारतीय लगने थे। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा विवाद अब चरम पर है। दोनों ही देश के हजारों सैनिक आमने सामने हैं। भारत और चीन के वार्ताकारों के बीच वार्ता करने से थोड़ी सी नरमी जरूर आई है, लेकिन विवाद का हल नजर होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीनी ड्रैगन बहुत तेजी से हिंद महासागर में अपने पैर पसार रहा है और आने वाले समय में भारत को लद्दाख से भी बड़े खतरे का सामना भारत को करना पड़ सकता है। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में नियंत्रण रेखा ही भारत के लिए चिंता का सबब नहीं है। आपको बता दें कि इस साल मई के महीने में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अफ्रीका के जिबूती स्थित चीनी नेवल बेस को आधुनिक बनाया गया है। पहले लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बनाए जा रहे इस ठिकाने को अब नेवल बेस में तब्दील कर दिया गया है। इस अड्डे पर चीन का विमान वाहक पोत भी खड़ा हो सकता है। चीन मालदीव में भी एक आर्टिफिशियल द्वीप को बना रहा है। कई लोगों का दावा है कि चीन हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए इस द्वीप को विकसित कर रहा है। चीन के पाकिस्तान स्थित ग्वादर पोर्ट पर भी नेवल बेस बनाने की खबरें हैं। चीन बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में भी एक नौसैनिक ठिकाना विकसित करने में मदद कर रहा है। जिबूती स्थित चीन का नेवल बेस हिंद महासागर में ड्रैगन की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। ये नौसैनिक अड्डा करीब 25,000 वर्ग फुट के इलाके पर फैला हुआ है। यह अड्डा अपने आप में ही एक चीनी किले की तरह है। इसमें करीबन 10,000 चीनी सैनिक रह सकते हैं। जो विश्लेषक हैं उनका कहना है कि इस अड्डे के जरिए चीन इलाके में खुफिया निगरानी करता है। चारों तरफ निगरानी के लिए उसने वॉच टावर भी बनाया है और सुरक्षा का भारी इंतजाम भी किया है। करीब 1 दशक पहले चीनी नौसेना ने समुद्री लुटेरों से बचाव के नाम पर हिंद महासागर में कदम रखा था। भारतीय जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि पहले ऐसा विचार था कि चीन अपने हितों और व्यापार की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन अब राय बदल चुकी है। कई विश्लेषक कहते हैं कि चीन अब खुद को हिंद महासागर की एक बड़ी शक्ति के रूप में प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ है।
चीन लगातार हिंद महासागर में पनडुब्बी और युद्धपोत भेज रहा है। पिछले साल सितंबर के महीने में एक चीनी जहाज भारतीय समुद्री इलाके में घुस गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत को पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपनी पहुंच बढ़ानी चाहिए, जहां पर चीन का दबदबा है। इससे ड्रैगन को अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है इसरो और जापान को लेकर। भारत और जापान मिलकर चंद्र मिशन की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस मिशन को लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत लैंडर और रोवर को पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतारने की तैयारी है। अभियान से जुड़ी जानकारी से पता चला है कि इसरो लैंडर की अगुवाई करेगा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा के द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार इस मिशन को 2023 के बाद ही लॉन्च किया जाएगा। वर्तमान में इसरो मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी कि गगनयान पर काम कर रहा है। इसकी लॉन्चिंग 2022 में होनी है। जैक्सा द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार ये पता चलता है कि जापान लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर को बनाने का काम करेगा। इस मिशन को जापान से लॉन्च करने की तैयारी है। इसकी लॉन्चिंग के लिए H3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इसे मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया है। इस मिशन की भनक सबसे पहले 2017 में बेंगलुरु में बैठक के दौरान लगी थी। इस मिशन की मदद से ध्रुवीय क्षेत्रों में चंद्रमा के पानी वाले संसाधनों के वितरण और अन्य मापदंडों को भी समझा जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।